Good morning. Myself R.K. Jha. Today we will discuss on the history. हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी. हिस्ट्री इज़ वेरी चार्मिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कोरिंग ऑल्सो, इजंट इट? हिस्ट्री स्कोरिंग है या नहीं है? लेकिन कब स्कोरिंग होगा? जब उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखोगे. When you know about the fact, all facts and cleared all concepts, जब कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों क्लियर हो जाता है तो फिर हिस्ट्री को आप बढ़िया से लिख भी सकते हो. हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री पास्ट इवेंट को कहते हैं. उसके डेफिनेशन को भी हम लोग नोट करेंगे अभी. एट फर्स्ट वी हैव टू नो कि क्या ऐसा तरीका है जिससे यूपीएससी ओपीएससी दोनों एक साथ क्लियर कर सकते हैं. कैसे क्रैक कर सकते हैं? हाउ टू क्रैक द यूपीएससी एंड ओपीएससी? क्या तरीका है पढ़ने का? क्या तरीका है? आप लोग कैसे पढ़ते हैं? मैं आप लोगों को सिर्फ 5 स्टेप बताऊंगा, 5 स्टेप्स. और अगर वो 5 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो कोई भी कंपटीशन बड़ी आसानी से निकल जाता है. क्या करना है? हाउ टू क्रैक द यूपीएससी. UPSC and all competitions, all competitive examinations, OPSC. Only 5 steps. You have to follow the only 5 steps. First, we have to know about the syllabus. सिलेबस सबसे पहले जानना है. देन द अदर स्टेप, सेकंड स्टेप इज क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर एंड देन सोर्सेस एंड देन you have to complete the notes, and the final step would be the practice session. This is the 5 formulas of steps. ये 5 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं. सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, उसको सिलेबस ही पता नहीं होता है और वो कुछ भी पढ़ लेता है. कुछ भी नहीं पढ़ना है. एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द सिलेबस. जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस की जानकारी अगर आपको नहीं है तो फिर आप उसे पढ़ेंगे क्या? जो मुझसे पढ़ने से तो फ़ायदा है नहीं. आपने ये देखा होगा कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि टॉप हो जाता है, टॉप कर लेता है. कैसे? हिज स्टडी इज द साइंटिफिक स्टडी. इसे साइंटिफिक स्टडी कहते हैं. यानी जो आपको पढ़ना है बस वही पढ़ना है. अब हिस्ट्री क्या है? अनलिमिटेड. हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड बट सिलेबस इज लिमिटेड. सिलेबस तो लिमिट है. हमें क्या पढ़ना है? पूरी हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है. तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड ओपीएससी. And then when we will know about the syllabus, then we have to study on the question paper, PYQ. लगभग 10-15 साल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखना है. अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो काफ़ी आइडिया मिल जाएगा आपको.
कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले आपने सिलेबस देखा, फिर आपने क्वेश्चन पेपर देखा, फिर इसके बाद अब आपको ये देखना है कि दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम विच सोर्सेस, कहां पर ऐसी चीजें लिखी हुई हमें मिलती हैं, उस पर फिर हम लोग गौर करेंगे, एंड दैट इज सोर्स। फिर जब सिलेबस की जानकारी हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर भी जानकारी हो गई, सोर्सेस भी आ गए, तो फिर आपको क्या करना है, नोट्स। योर ओन हैंड रिटन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कभी भी दूसरे का लिखा हुआ नहीं पढ़ना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ लिया, कभी भी कॉन्फिडेंस उसके अंदर से नहीं आता है। You have to prepare your own notes, your own handwritten notes, क्योंकि एक बार लिखना 9 बार पढ़ने के बराबर होता है। अगर किसी को आप याद रखना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन याद रखना चाहते हो, राइटिंग मस्ट है। वैसे भी पढ़ने का क्या तरीका है कि रीड मच, राइट मोर एंड थिंक मोस्ट। ये 3 फॉर्मूले पर अगर आप चलोगे, रीड मोर एक बार पढ़ो, बट 2 टाइम्स लिखो, और 3 टाइम्स उसे थिंक करो, सोचो। अगर आपने ऐसा किया तो सब याद हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है आईएएस बनना या पीसीएस ऑफिसर्स बनना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। एकदम आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, सोच समझ करके, तभी फिर आपका होगा। देन व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स, देन यू टेक पार्ट इन द प्रैक्टिस सेशन। बार बार प्रैक्टिस करो, इट इज़ अ फाइनल स्टेप। प्रैक्टिस सेशन इज़ अ फाइनल स्टेप। ये तभी होगा जब आप ये नोट्स कंप्लीट तैयार कर लेते हो और बार बार इसे रिपीट करते हो, पढ़ते हो। रिवीजन इज द बैकबोन ऑफ द स्टडी। रिवीजन नहीं होता है तो फिर वो याद नहीं रहता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को जब आप एक बार पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं रहता है। सेकेंड टाइम 10 बार पढ़ने पर 10% याद होता है, 100 बार पढ़ने पर 100% याद हो जाता है। तो रिपीट होते रहना चाहिए। रिपीटेशन इज मस्ट फॉर योर स्टडी। जब आप नोट्स को बार बार पढ़ लेंगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। देन अब आपको प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस करते रहना है। मॉडल टेस्ट टाइप के जो सेट आते हैं उसे बनाते रहना है। मेंस पहले एट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर मेंस लेवल, देन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स तो अपने आप हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो डिटेल में आप लिखेंगे तो उसी में फैक्ट्स भी आ रहा है। फैक्ट्स आएगा तो फिर मेंस की ये प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। तो दीज आर द 5 स्टेप्स टू क्रैक द एवरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस, आइदर यूपीएससी और एनी पीसीएस एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिलेबस, क्वेश्चन, सोर्सेस, नोट्स एंड प्रैक्टिस। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे अब सिलेबस के बारे में। सिलेबस भी जानना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स तो पढ़ाने के क्रम में आपको बताया जाएगा। नोट्स, सोर्स तो हम खुद सोर्स आपके सामने आ चुके हैं, सोर्सेस में हूँ, और फिर बुक्स भी आपको बताया जाएगा कि कौन से बुक्स और आपको स्टडी करनी है, और नोट्स भी आपको साथ साथ बनवाते रहेंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस सेशन भी हम करवाएंगे, मैंने एक परफेक्ट स्टडी जो आपके कंपटीशन लेवल का हो, कंप्लीट सारा करवाएंगे। At first, we will discuss on the syllabus. As you know that UPSC and OPSC syllabus is common.
नॉट मच डिफरेंसेस। अगर आप यूपीएससी पढ़ते हैं तो ओपीएससी होगा आपका। वैसे एम क्या है, ओपीएससी या यूपीएससी? बोथ। ओपीएससी तो ऐसे ही हो जाएगा। जब आप ऊपर का निशाना लगाते हैं तो उसके बीच में जो है वो तो अपने आप टारगेट हो जाता है, वहाँ तो अपने आप हो जाता है। तो हमेशा निशाना हमें दूर तक लगानी चाहिए, फिर नज़दीक वाला तो अपने आप हो जाता है। ओपीएससी तो उससे कम ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि ओपीएससी का जो सिलेबस है वो यूपीएससी का भी सिलेबस है, बहुत डिफरेंसेस नहीं है। बस डिफरेंसेस क्या है कि ओपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा रीजनल इन्फॉर्मेशन जानने पड़ेंगे और उसको नेशनल लेवल पर जानना है, बस यही है। इसमें भी थ्री स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस: पीटी, मेंस एंड पीटी, मेंस एंड पर्सनल टेस्ट और इंटरव्यू। तो इस तरह यहां पर भी 3 स्टेजेस आपको इसे मालूम ही है कि पीटी 2 पेपर्स GS1 and GS2 GS1 एंड GS2। यहाँ पर भी 2 पेपर्स GS1 एंड GS2। सीसेट यहाँ भी है, सीसेट यहाँ भी है। तो GS1 में ही कवर होता है कौन सा? हिस्ट्री इसमें भी है और हिस्ट्री इसमें भी है। सिलेबस अगर पीटी का हम देखें तो दोनों में ही क्या लिखा गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट। पीटी सिलेबस क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां पर भी वही है। बट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर मेंस, द GS1 पेपर in UPSC and OPSC are also same: modern history of India and culture, and then modern history of India and culture in OPSC also। मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा कवर करना है और कल्चर को, इसमें भी यूपीएससी में भी इसमें भी है, तो सेम है। एज यू नो दैट GS हैज़ 4 कोर सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। GS has 4 core subjects: history, geography, polity and
इकोनॉमिक्स, history and geography, these two subjects are called the mother of GS. Why these two subjects are called mother of GS? क्योंकि सब इसी में आ जाता है. Why geography and history अलग अलग हमने क्यों किया? At first आप जानते हैं कि ज्योग्राफी यानी हमें से इसमें क्या पड़ता है? स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट. बट इस लैंड पर इवोल्यूट हुआ किसका? ह्यूमन बीइंग्स. और ह्यूमन लाइफ की स्टडी हिस्ट्री में की जाती है. तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ. हिस्ट्री मेनली डील्स विद द ह्यूमन वर्ल्ड. तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जब आया तो उसने क्या क्या काम किया, कैसे वो आगे बढ़ा, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ा, कल्चर क्या बना उसका, दिस ऑल आर अंडर हिस्ट्री. तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन दोनों को मदर ऑफ जीएस कहते हैं. और फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आ जाता है. तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. एज यू नो दैट हिस्ट्री इन यूपीएससी हैज 6 पार्ट. 6 पार्ट. कौन कौन? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री ancient to art and culture. These portions are important for prelims test. And when you prepare for mains, then post independent and world history are also added. हाँ, ओपीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है. हाँ 50% सिलेबस 24 का पार्ट है. हाँ. तो इसमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सभी आ जाएंगे 6 पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन द मेंस. बट पीटी में बस इतना ही पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर तक ही. पोस्ट एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आर द पार्ट ऑफ मेंस ऑफ यूपीएससी. बट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ओपीएससी, पोस्ट इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो important. World history is not important. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट, आपको मार्क्स के बारे में तो मालूम ही है कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं ओपीएससी में कितने हैं टोटल? सेम ही है. यूपीएससी के भी और ओपीएससी के सेम है. मेंस में थोड़ा सा सेम ही है.
तो आपको सिलेबस तो पहले से ही मालूम है ही। अब इसके बाद हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी हिस्ट्री में, जैसे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, इस तीनों में कौन कौन से पोर्शन हमें पढ़ना है? पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड कल्चरल हिस्ट्री। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ये आपको 4 पार्ट्स सब में जानना है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट आपके अधिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल, ये 4 पोर्शंस हमें डिस्कस करना है। हिस्ट्री में क्या है? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ किंगडम, स्टोरी ऑफ मोनार्क्स। एक किंग किस प्रकार पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता था, उसके बारे में हिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है, और उसी में कवर हो जाता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो इन सभी पर हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि व्हाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुई है? हिस्ट्री कहाँ से आया? हम लोग बिल्कुल बेसिक से जान रहे हैं, शुरू से ही। जैसे मान लो आप हिस्ट्री में बिल्कुल ज़ीरो नहीं जानते हो कुछ, तो शुरुआत से ही जानते हैं। हिस्ट्री पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज द इंग्लिश वर्ड, इट इज द इंग्लिश वर्ड, बट दिस वर्ड इज originated from a Greek word. This word is originated from a Greek word, and that word is historia. Historia is the Greek word. History is derived from the historia. History इसी से निकला है। What is the meaning of historia? Historia means inquiry or knowledge acquired by investigation. Historia means inquiry or knowledge acquired by इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो नॉलेज एक्वायर किया गया, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिया। इट मीन्स हिस्ट्री में नॉलेज होती है किसके बारे में? ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन पॉलिटिकल कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, रिलीजियस कंडीशंस, कल्चरल कंडीशंस। हिस्ट्री सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं होता। हिस्ट्री क्या है? ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन लाइफ। एक मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो कैसे वो लाइफ को जीता है, शुरुआत कैसे हुई, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो हिस्ट्री इज द इंग्लिश वर्ड, बट दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिया। हिस्टोरिया इज द ग्रीक वर्ड। इट मीन्स हिस्ट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीस। हिस्ट्री ग्रीस से निकला होगा, तभी तो हिस्टोरिया आया। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं? आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, Herodotus. Why Herodotus is called father of history? Because he was the first person
He was the first scholar who wrote the past events of the human life. Herodotus, is called father of history. Father of history. Who was Herodotus? Herodotus कौन था? Herodotus was a Greek scholar. He was a Greek scholar, Greek geographer, scholar, geographer. He was a Greek geographer, he was a Greek scholar, and he wrote a book that is known as Histories or Historica. His first book, his first history book, that is called Histories or Historica. This book was written by him about the incidents of the human life of Greece, past life of Greek people. And thus this book is called the first history book, and Herodotus was called father of history by a Roman scholar, Cicero. Cicero called him the father of history. उसे हिस्ट्री का फादर किसने कहा? सिसरो ने. हु वाज सिसरो? सिसरो वाज द रोमन स्कॉलर. ये नहीं कि हेरोडोटस ने खुद को अपने आप फादर ऑफ हिस्ट्री कह दिया. खुद ही मान लो कोई अपने आप को महान कहते हैं, क्या महान होता है क्या? उसके बारे में कोई और उससे भी ज़्यादा कोई ग्रेट पर्सन कुछ कहता है. जैसे गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को कुछ उपाधियां दी, तो उन्हें हम याद रखते हैं कि भाई इन्हें ये कहा गया है, क्योंकि गांधी जी खुद महान थे. तो हमें याद रखना है कि सिसरो वाज अ रोमन स्कॉलर. ही कॉल्ड हेरोडोटस एज द फादर ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ही रोट द फर्स्ट हिस्ट्री बुक दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रीज और हिस्टोरिका. हु वाज हेरोडोटस? ही वाज द ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक ज्योग्राफर. तो ये तो हुआ ओवरऑल कि हिस्ट्री का फादर कौन था. बट व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? आपको ये मालूम है कि हर कंट्री के अपने अपने हिस्ट्री होते हैं, तो हर कंट्री का हिस्ट्री किसी ने तो लिखा होगा. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट द इंडियन हिस्ट्री, जिसे कि हम हिस्ट्री का फादर कह सकते हैं? कौन था वो? आपने उसका नाम पढ़ा होगा, मेगास्थनीस. नाम सुना है कभी? नहीं. कौन था वो? याद नहीं आ रहा है. स्कॉलर तो होगा ही ना. स्कॉलर तो होगा ही, बिना स्कॉलर का लिख नहीं सकता है ना. लेकिन पर्टिकुलर उसका क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है? Megasthenes was a Greek ambassador. He was the first ambassador to come to India. पहली बार एम्बेसडर कोई इंडिया में आया तो वो कौन था? मेगास्थनीस. मेगास्थनीस is called the father of
इंडियन हिस्ट्री। अब आप ये सोचते होंगे कि यार मेगास्थनीज तो ये इंडिया का तो था नहीं, बट वाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इंडिया का तो था नहीं है, फिर ये फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्यों कहा गया? इसके पीछे रीजन क्या होगा? एक्चुअली मेगास्थनीज was a Greek ambassador, and also he was the first ambassador to come to India. He was the first ambassador to come to India in the court of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. He came to India in the court of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya, as you know that he was a founder of Mauryan Empire. His ruling period was from 322 BC to 298 BC. When he was the Mauryan emperor, Megasthenes came his court and he lived in India for some year, and he wrote a book that is called Indica. Megasthenes wrote a book that is called Indica. Indica is the first history book of India because it is the first book in which the Indian political, social, cultural and economic conditions are mentioned. पहली बार किसी बुक में इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसी बुक में मेगास्थनीज ने इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, सोशल कंडीशन कैसी थी, कल्चरल कंडीशन कैसी थी एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हिस्ट्री इज नॉट ओनली द सिंगल स्टोरी। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इस तरह हिस्ट्री हमें सबसे पहली बार इंडिका में ही इंडिया के बारे में पता चलता है। एंड दिस बुक वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वॉज ए ग्रीक एम्बेसडर। ही केम टू इंडिया इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो ही रोट द past event of India at first in his book that is called Indica, and so he is called father of Indian history. तो पहली बार मेगास्थनीज ने ही इंडिया के बारे में एक बुक लिखी जो कि पास्ट इवेंट के बारे में मेंशन किया गया है, और इसीलिए
इसे क्या कहा गया? भारतीय इतिहास का पिता। अब सवाल ये उठता है कि मैगस्थनीज यहां आया क्यों? कुछ तो पर्पस होगा। हमेशा ये याद रखो कि फैक्ट्स अगर आप जानते हो तो फैक्ट्स के पीछे क्या हुआ था अगर आप उसको जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। फैक्ट तभी याद रहेगा जब आपको कंसेप्ट पता हो, ऐसे भूल जाएंगे आप। व्हाई मैगस्थनीज केम टू इंडिया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैगस्थनीज टू कम टू इंडिया? क्यों आया वो? क्या पर्पस था उसका? मैगस्थनीज Megasthenes was the ambassador of Seleucus Nicator. Seleucus Nicator. Who was Seleucus Nicator? Seleucus Nicator was the military general of Alexander. Did you listen about Alexander? सिकंदर के बारे में सुना है? कौन था? सुना सब कुछ है आप लोगों ने, लेकिन तुरंत पूछने के बाद आप भूल जाते हैं। क्या सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा आपने। कौन था सिकंदर? आप देखते हो बातचीत में भी लोग कहता है मुकद्दर का सिकंदर, वो बड़ा मुकद्दर का सिकंदर है। तो सिकंदर का मतलब क्या होता है? अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा गया। अलेक्जेंडर who was the Greek invader who invaded India in 326 BC. Alexander called himself as the world conqueror. उसने खुद को कहा विश्व विजेता। And when Alexander attacked India, Seleucus Nicator was his military general. But after invaded, Alexander returned to Greece. Then he died in his way. 323 BC में उसकी डेथ हो गई। आफ्टर हिज डेथ, अब अलेक्जेंडर चूंकि उसका कोई सक्सेसर था नहीं, तो इंडिया के पार्ट की तरफ जो कैप्चर अलेक्जेंडर ने किया था उसका सक्सेसर कौन बन गया? सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था? मिलिट्री जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर ही बिकेम हिज सक्सेसर एंड ही बिकेम द रूलर इन द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एरिया ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उन सभी पार्ट पर जहां पर अलेक्जेंडर ने कैप्चर किया था उसका ये शासक बन गया, रूलर बन गया। अंडरस्टैंड? एंड इंडिया में उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का रूल जब शुरू हुआ तो ए बैटल वाज हेल्ड बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य। एक लड़ाई होती है किसके बीच? सेल्यूकस के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। बिकॉज सेल्यूकस निकेटर wanted to capture more and more area of India. जब सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान की तरफ रूलर था तो अब ये क्या चाहता था कि इंडिया का जो पार्ट है, मगध का पार्ट, उसे कैप्चर करना है। और इसीलिए वो अब पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। देन ए बैटल वाज फॉट बिटवीन सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। That battle is known as Seleucid and Mauryan War. Why this battle was called Seleucid and Mauryan War? Seleucus Nicator. Seleucid is the name of his dynasty and Mauryan is the name of the dynasty of चंद्रगुप्त। तो दोनों के बीच एक लड़ाई होती है सेल्यूकस और निकेटर के बीच। उसे क्या कहा गया? सेल्यूसाइड मौर्यन वॉर। बट
सेल्यूकस निकेटर वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर किससे हार गया? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आपको ये मालूम है कि जब कोई लड़ाई में राजा हार जाता है, किंग हार जाता है, तो क्या करता है? ट्रीटी करता है, समझौता करता है। तो समझौता कैसे करेगा वो? किसी को भेजेगा अपने कंडीशन के साथ, तभी तो। आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा, तो रामायण सीरियल में क्या दिखाया गया है कि भगवान राम पहले अपना एक दूत भेजता है, अंगद को भेजता है, हनुमान जी को भी भेजता है, लेकिन रावण फिर भी सीता को वापस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो दूत जो होता है, मैसेंजर जो होता है, वो बेशक दुश्मन का ही क्या ना हो, उसे रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो आफ्टर डिफीटिंग सेल्यूकस निकेटर सेंट ए मैसेंजर in the court of Chandragupta Maurya, and his messenger name was Megasthenes. Megasthenes came to the court of Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब ये आया तो मेगास्थनीज का पूरा स्वागत सत्कार हुआ। चूंकि मैसेंजर दुश्मन का भी है तो उसको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का कल्चर क्या है? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। उसे अनादर नहीं किया जाता है, उसे भगाया नहीं जाता है। तो मेगास्थनीज लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही, जब जो उसने देखा यहाँ पर, चूंकि अब कोई भी किसी का रिप्रेजेंटेटिव अगर यहाँ पर आता है तो उसको अकाउंट तैयार करना पड़ता है, वहाँ पर जाकर उसे दिखाना पड़ता है हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखा। अभी भी ऐसा होता है। तो एम्बेसडर के रूप में यह यहाँ पर आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, एंड ही रोट द बुक दैट इज कॉल्ड इंडिका। और इंडिका में उसने किसके बारे में लिखा? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन कल्चरल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ह्यूमन मनुष्य के जीवन के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ को ही हिस्ट्री कहते हैं। सो इंडिका इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया, सो मेगास्थनीज इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्ती तो हो गई, लेकिन कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर इतना डरा हुआ था कि इसने सोचा कि कहीं फिर दोबारा न लड़ाई हो इससे। तो इसने क्या किया? अपनी बेटी की शादी से कर दिया, इसको अपना दामाद बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, हेलन और कॉर्नेलिया। हेलन और कॉर्नेलिया। हेलन और कॉर्नेलिया। She is the daughter of Seleucus Nicator and she became the wife of चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत में पहली बार कोई विदेशी बहू आती है कि भारत की पहली विदेशी, भारत में आने वाली पहली विदेशी बहू। मतलब विदेशों में शादी करने का रिवाज तो शुरू से चल रहा है। ये सीमा हैदर या ये और हैदर जो नाम आप सुनते हैं मीडिया में, जो आप देखते हैं कि या यहाँ पाकिस्तान से आ गई, स्पेन से कोई आ गई, पहले से चल रहा है। फॉरेनर्स के साथ विवाह करने का जो सिस्टम है वो पहले से चल रहा है। और पहली बार हमें प्रूफ मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो मैरिज होता है किसके साथ होता है? हेलन के साथ। हेलन वॉज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। तो इस तरह सेल्यूकस निकेटर का दामाद बन गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसीलिए मेगास्थनीज को कहा गया फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज ही रोट द फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया एंड दैट इज नोन एज इंडिका। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा अभी? सबसे पहले हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस।
Why Herodotus is called the father of history? Because he wrote the first history book that is known as Histories or Historica. Who was Herodotus? A Greek scholar, a Greek geographer. It means history originated from Greece. So the word history is derived from a Greek word that is called historia. And what is the meaning of historia? Inquiry or knowledge acquired by इन्वेस्टिगेशन. बात समझ में आ गई? लिंक करना है, नॉलेज को लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो एकदम याद हो जाएगा. कभी भी हिस्ट्री को ऐसा नहीं सोचना है कि याद करना है, लिंक करके पढ़ो. लिंक करके पढ़ोगे तो अपने आप एक इंटरनेट टाइप का बन जाता है. जैसे आप इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढते हो तो एक इंफॉर्मेशन ढूंढने के साथ साथ आपको बहुत सारी बातें और पता चल जाता है. तो हमारी नॉलेज भी उसी तरह की है, हमें नॉलेज भी इंटरनेट जैसा रखनी चाहिए. हिस्ट्री बोलते ही पूरी हिस्ट्री आपके माइंड में आ जाए, सबका इंटरलिंक्ड हो. हमने कहाँ से निकाला हिस्ट्री? ग्रीस से लिया. कौन से वर्ड से लिया? हिस्टोरिया से लिया. हिस्टोरिया से बना हिस्ट्री. हिस्ट्री ग्रीक से ही क्यों निकला? बिकॉज द फर्स्ट ग्रीक स्कॉलर हेरोडोटस रोट द हिस्ट्री बुक. So Herodotus is called father of history. But why Megasthenes is called the father of Indian history? Because Megasthenes wrote the first history book of India, that is Indica. Why Megasthenes? Megasthenes was a Greek ambassador, but why he wrote the Indian history? Because he came to India as an ambassador and he lived India and wrote about the political, social, cultural and economic condition of India in his book that is known as Indica. So he is called father of Indian history. Why Megasthenes came to the court of Chandragupta Maurya? Megasthenes was an ambassador of Seleucus Nicator. Seleucus Nicator कौन था? Initially he was the military general of Alexander. After death of Alexander, he became the successor, and a battle was held between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator. That battle is known as Seleucid-Mauryan War. In the Seleucid-Mauryan War, Seleucus Nicator defeated by Chandragupta Maurya, and after defeating, he arranged a treaty with Chandragupta Maurya, and he sent his ambassador Megasthenes. ये बात समझ में आ गई. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि हमने देखा कि हेरोडोटस तो पूरे पहली बार हिस्ट्री को लिखा, मेगास्थनीज ने इंडिया की हिस्ट्री को लिखा, बट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? भाई इंडिया का भी तो कोई होगा पहली बार जिसने कि हिस्ट्री बुक लिखी होगी. हम किसे कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन? Who can be called the first Indian historian? इसमें दो नाम याद रखेंगे आप. फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन. एट फर्स्ट बाणभट्टा and Kalhana. These two persons are called first Indian historian. Why? इस दोनों को हम फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन क्यों कहेंगे? Who was बाणभट्टा? बाणाभट्टा, इसमें बाणाभट्टा लिखना है. बाणभट्टा
was the court poet of Harshvardhana. Banabhatta was the court poet of Harshvardhana. बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाला एक कवि था. Who was हर्षवर्धन? हर्षवर्धन कौन था? सबका नाम आपने सुना है. हर्षवर्धन was the last Hindu ruler of India. He was the last Hindu ruler of India, Harshvardhan. And Banabhatta was his court poet. Banabhatta wrote a book that is called Harshcharit. Harshcharit is the story of हर्षवर्धना. हर्षवर्धन ने जो अचीवमेंट किया, इट इज द अचीवमेंट स्टोरी ऑफ हर्षवर्धना. हर्षचरित को हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट बायोग्राफिकल हिस्ट्री. हर्षचरित इज द फर्स्ट बायोग्राफिकल हिस्ट्री. बायोग्राफिकल हिस्ट्री. So Banabhatta is called the first Indian biographical historian. पहली बार अगर किसी की बायोग्राफिकल हिस्ट्री लिखने का काम किया तो किसने किया है? बाणभट्ट ने किया. और किसकी बायोग्राफी इसने लिखी? हर्षवर्धन की. इसलिए हम इसे, कुछ हिस्टोरियन का ये कहना है कि बाणभट्टा इज नॉट कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन बिकॉज he wrote the biographical history of Harshvardhana only. But this book is very important because it is also mentioned about the political, social, religious and cultural condition of India, economic condition of India. But it is आप कह सकते हैं कि ये किसके इर्द गिर्द घुमा हुआ है? हर्षवर्धन का. So most of the historian didn't accept as the first Indian historian बाणभट्टा. बाणभट्ट को प्रथम भारतीय इतिहासकार नहीं मानता. Why? क्योंकि ये इसने किसको सेंटर बनाकर लिखा? हर्षवर्धन को. कल्हण is called the first Indian historian because he wrote the book राज तरंगिणी book. Raj Tarangini book is the first history book of India written by an Indian historian. Raj Tarangini is not only the history of India, it is also the history of Kashmir also. कश्मीर के इतिहास जब उसने लिखा तो इसी में इन्होंने इंडिया का भी हिस्ट्री लिख दिया. इट इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑफ इंडिया रिटन बाय एन हिस्टोरियन. It is called the first history book of India. तो पहली बार इंडियन हिस्ट्री किसी इंडियन के द्वारा लिखी गई एंड ही वॉज कल्हण. So Kalhan is called the first Indian historian. लेकिन मैंने यहाँ पर बाणभट्ट का भी नाम क्यों लिखा? क्योंकि कल्हण से पहले बाणभट्ट ने भी हिस्ट्री बुक लिखी, बट हिज हिस्ट्री इज कॉल्ड द बायोग्राफिकल हिस्ट्री. इट इज नॉट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, इट इज बायोग्राफिकल हिस्ट्री. तो अगर ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि विच इज द फर्स्ट बायोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू आंसर Harshcharit, and Harshcharit was composed by Banabhatta. Harshcharit is the history of Harshvardhana,
Who was Banbhatta? Banbhatta was a court poet of हर्षवर्धन. बट कल्हण किसी के अंडर में नहीं था, एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन था. कल्हण वॉज अ कश्मीरी हिस्टोरियन, कश्मीर का रहने वाला था, कश्मीर का रहने वाला था. सो हिज बुक राज तरंगिणी इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बात समझ में आ गई? तो आपने अभी तक क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने क्या देखा, हिस्ट्री ओरिजिन कहां से है. पहली बार हिस्ट्री किसने लिखी? इंडियन हिस्ट्री सबसे पहली बार किसने लिखी? किसे कहा गया फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अब क्या जानना है? अब हम लोग को ये जानना है कि हिस्ट्री को अगर हम पीरियड के हिसाब से डिवाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? हिस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिटन एविडेंस, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिटन एविडेंस, ऑन द ग्राउंड ऑफ स्क्रिप्ट. हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 periods. History can be divided into 3 periods on the ground of written or script evidence. एक हिस्ट्री, हम उस हिस्ट्री को कहेंगे जिसका कि हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है. The history that is not written. The history is written but not deciphered. और एक हिस्ट्री जो रिटन में भी है और डिसाफर्ड भी है. तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ क्या नहीं? द हिस्ट्री दैट इज नॉट इन रिटन, द हिस्ट्री दैट इज रिटन बट अनडिसाफर्ड. अनडिसाफर्ड मीन्स क्या होता है? जिसको पढ़ा नहीं गया, सिर्फ कोई पढ़ ही नहीं पाया उसको, वो लिखावट है या नहीं है कुछ पता ही नहीं चलता है. और एक हिस्ट्री है जो लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है. तो इस आधार पर हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा गया? 3 पार्ट में. और इसी को कहा गया क्या क्या? एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड देन हिस्टोरिकल पीरियड, या पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड भी कह सकते हैं इसको. हिस्टोरिकल पीरियड, history can be divided on the ground of written or script evidence into 2 periods: prehistorical period, proto-historical period and historical period. The history which is not in written, it means unwritten history is called prehistory. लेकिन जब ये अनरिटन है तो फिर हम इस पीरियड की जानकारी कैसे लेते हैं? हिस्टोरिकल सोर्सेस कितने हैं? 2 types of sources: written sources and archaeological sources. So this period is known by us only by the आर्कियोलॉजी. हमें सिर्फ इसकी जानकारी किससे मिलती है? ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. इट हैज ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स. ये लिखा हुआ नहीं है बट फिर भी हमें पता चल जाता है किससे? तो आर्कियोलॉजी. क्या हो गया?
ओनली आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी क्या है इसको भी जानेंगे हम लोग। इट हैज नो एनी रिटर्न एविडेंस बट इट हैज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी सब में। आर्कियोलॉजी क्या होता है? व्हाट यू मीन अबाउट आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी इज द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मीन्स रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, coins, आर्ट ऑफ स्कल्पचर, जो एक्सकेवेशन से, यानी दो तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। कौन कौन? एक एक्सकेवेशन और एक एक्सप्लोरेशन। आर्कियोलॉजी हैज टू सोर्सेस। कौन कौन? एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन। एक्सकेवेशन का मतलब क्या हुआ कि जमीन की खुदाई होती है और फिर जो चीजें मिलती है, कॉइन्स मिला, बिल्डिंग के रिमेन्स मिले, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें स्टोन एज में अलग अलग तरह के स्टोन के बने हुए टूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनी हुई मिलती हैं, स्केल्टन्स, कंकाल मिलते हैं। मैंने जो भी चीजें जमीन के नीचे से हमें खुदाई में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सकेवेटेड थिंग, खुदाई से प्राप्त चीजें। बट एक्सप्लोरेशन विच इज क्लोज टू द अर्थ, जमीन पर जो मिला, बाहर ऊपर खोजने के बाद जो हमें मिलता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें दो तरह का मिलता है, एक एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री हमें सिर्फ एक ही ह्यूमन स्टेज के बारे में बताता है, और वो कौन सा है? स्टोन एज। प्री हिस्ट्री किसे कहेंगे? स्टोन एज। स्टोन एज इज कॉल्ड द प्री हिस्ट्री बिकॉज हमें इस टाइम में लोग, चूंकि इस टाइम में लोग जो था वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, अभी जीवन में तो लोग आया ही था, और फिर इसके बाद धीरे धीरे स्क्रिप्ट, रिटर्न आदि का डेवलपमेंट होता है। तो व्हेन स्क्रिप्ट और रिटर्न एविडेंस was developed, that is called proto-historical period. It means proto-historical period can be called when the written evidence is found but undeciphered. The written evidence is found but undeciphered, that is called proto-historical period. undeciphered, ये डिसाफर्ड नहीं है। डिसाफर्ड मीन्स क्या होता है? एक होता है रीड करना, एक होता है डिसाफर करना। क्या डिफरेंस है दोनों में? रीड होता है कि आपको पहले से पता है, फटाफट आपने पढ़ दिया, और डिसाफर का मतलब होता है पहचान के पढ़ना। तो जो भी एंशिएंट पीरियड के स्क्रिप्ट हैं, उसको शुरुआत में लोगों ने क्या किया होगा? डिसाफर किया, पहचान के पढ़ा। एज यू नो दैट द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन that was Brahmi inscription. Brahmi. Ashokan edicts are written in Brahmi inscript. ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, उसने जो ऑर्डर दिया, रॉयल ऑर्डर दिया, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट मीन्स लिखने की बनावट जो होती है, जैसे आप इंग्लिश लिखते हो ABCD, तो ये कौन सा स्क्रिप्ट है? रोमन। हिंदी में जो लिखते हो आप,
दैट इज देवनागरी। ओडिया में जो लिखते हैं वो कौन सा स्क्रिप्ट है? ओडिया का कौन सा स्क्रिप्ट है? ओडिया स्क्रिप्ट ही होगा, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट का नाम उसी के रीजन के अकॉर्डिंग दे दिया गया, ओडिया स्क्रिप्ट। लेकिन हिंदी वाला, संस्कृत वाला, जिसमें क ख ग जिसमें यूज होता है, दैट इज देवनागरी। तो इस तरह स्क्रिप्ट पहली बार डिसेफर होता है अशोक का ही। अशोक के जो एडिक्ट थे, रॉयल ऑर्डर्स थे, उसको पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो पढ़ा का मतलब वहां क्या? डिसाफर किया। डिसाफर मीन्स टू स्टडी बाय, कैसे? आइडेंटिफाई करके पढ़ना, पहचान के पढ़ना। थोरो स्टडी करना रीडिंग कहलाता है। तो द रिटन एविडेंस इज प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट दिस रिटन एविडेंस इज नॉट deciphered, it is undeciphered. So it is also known by only the source of archaeology. यहां पर भी आर्कियोलॉजी से ही हमें पता चलता है। तो देयर आर टू सिविलाइजेशंस आर अंडर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। कौन कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देन वैदिक civilization, Indus Valley civilization and Vedic civilization। तो जिस हिस्ट्री का हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? प्री हिस्ट्री। बट दिस पीरियड इज नोन बाय ओनली द सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजी एंड द हिस्ट्री दैट इज रिटन बट undeciphered, but it is also known by only the source of archaeology. And under this period there are two civilizations are mentioned, Indus Valley civilization and Vedic civilization। आप कहेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में तो वेद है, वेद को पढ़ा भी जा सकता है। बाद में वेद वगैरह बाद में लिखा गया है। उस पीरियड के समय में जब ऋग्वेदिक पीरियड था तो उसमें लोग लिखने पढ़ने नहीं जानते थे, वो बाद में लिखा गया है। सो दिस वैदिक पीरियड इज ऑल्सो, वैदिक सिविलाइजेशन इज ऑल्सो अंडर द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। एंड आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन द हिस्टोरिकल पीरियड इज स्टार्टेड, बिकॉज हिस्टोरिकल पीरियड इज दैट पीरियड विच हैज रिटन एविडेंसेस एंड दैट इज deciphered and deciphered। इसे पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी गया है, दोनों ही है। तो written evidence is also available and that is deciphered, and also archaeological sources are available in this period। तो हिस्ट्री जनरली हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत होती है आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन, इट मीन्स 6th century BC। द हिस्टोरिकल पीरियड इज स्टार्टेड आफ्टर 6th century BC। प्री हिस्टोरिकल पीरियड कब से कब तक माना जाएगा? पढ़ने जाता है। Prehistoric period is started from the beginning
beginning of human life to स्टोन एज। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड कब से कब तक? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ टू स्टोन एज। इट मीन्स स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यहां तक प्री हिस्टोरिकल पीरियड। एंड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड from Indus Valley civilization to Vedic civilization, and historical period इसमें after Vedic civilization to till date। historical period का मतलब क्या होता है कि past is the history, कल को हिस्ट्री कह दिया गया। तो जनरली हम लोग हिस्ट्री जैसे प्री हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। बट हिस्टोरिकल पीरियड में हम लोग 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। Each country has 3 histories: ancient, medieval and modern। तो हिस्टोरिकल पीरियड यानी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा? इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ancient history of India, medieval history of India and modern history of India। Indian history of India ये कब से कब तक? स्टोन एज टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टोन एज टू हर्षवर्धन। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर हर्षवर्धन, आफ्टर हर्षवर्धन टू औरंगजेब। एंड मॉडर्न इंडिया आफ्टर औरंगजेब, आफ्टर औरंगजेब टू 1991। कहीं कहीं पर 1964 तक ही। सर इस पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हैं? किसको? इस पीरियड का भी जो चल रहा है। नहीं, हिस्ट्री सिलेबस में आपका जो है 1991 तक पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री तो वैसे कल जो बीत गया हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री क्या है? पास्ट इज द हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। फ्यूचर मिस्ट्री है एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है हमें? वाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी? बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है। आज जो है वो पहले भी था, बस अंतर सिर्फ ये है कि नाम अलग हो गया, तरीका सेम है। आज हम जैसे टाउन प्लानिंग को देखते हो, ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस क्या पहले नहीं थे?
इससे भी बेहतर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हम ये ना सोचें कि हम बहुत आगे बढ़ गए, कुछ नहीं है। रामायण पीरियड, महाभारत पीरियड इससे भी ज़्यादा डेवलप था। आपने देखा नहीं, भगवान राम तरकस में जो तीर था वो तीर थोड़ी था, वो मिसाइल था, मिसाइल। आज एक मिसाइल को ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां की जरूरत पड़ती है। उसमें साइंस इतना डेवलप्ड था कि भगवान राम 150 मिसाइल अपने पीछे रखता था। सर एक्चुअली सर जो टीवी शो में दिखा है जो तीर वगैरह था, सर एक्चुअली हम कैसे जाने वो एक्चुअली तीर ही था, मिसाइल था, मिसाइल था वो। कुछ तो होगा, लेकिन हम एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, विंग्स ऑफ फायर, उसमें लिखा है कि हमने जो मिसाइल बनाया वो उसी रामलीला को देखकर बनाया था। उन्होंने खुद लिखा है, उनके माइंड में ये बात आई कि जब उस समय ऐसा हो सकता था तो अब क्यों नहीं, तो उसको उन्होंने अग्नि 2 मिसाइल बना दिया। वो तो मिसाइल ही था, वो साइंस डेवलप्ड था उसमें। अब पुष्पक विमान जो रावण के पास आप देखते हो, उसमें क्या कोई पायलट दिखाई पड़ता है? क्या कोई इंजन दिखाई पड़ता है? फिर वो उड़ता कैसे था? उसमें चिप लगा हुआ था, चिप, और वो चिप मन की बातों को समझता था। आज ऐसा कंप्यूटर बन चुका है, जापान ने बना दिया है। जापान ने ऐसा कंप्यूटर बनाया है कि उसके सामने बैठ जाओगे, आपको कुछ माउस टच नहीं करना है, कीबोर्ड टच नहीं करना है, सिर्फ सोचना है कि इस वेबसाइट को निकालना है, वो निकल जाता है। तो उस पर तो काम हो रहा है ना, जो उसमें रामायण पीरियड और महाभारत पीरियड में जो हुआ था। तो इट मीन्स वो सही था, तभी तो आज वैसा काम हो रहा है। तो साइंस भी जो रिसर्च कर रहा है वो हिस्ट्री को देख के तो कर रहा है, उसी को देख करके वो रिसर्च करता है और फिर उसी तरह बना देता है। तो हिस्ट्री शुरुआत अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ से ही शुरू हो जाता है, और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हर्षवर्धन तक माना जाता है, और फिर मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन टू औरंगजेब। लेकिन किस आधार पर ये डिवाइड हुआ है, ये जो डिवीजन हुआ है ये किस आधार पर हुआ है? हम कैसे कहेंगे कि हर्षवर्धन तक ही एंशिएंट हिस्ट्री था? हम कैसे कहेंगे औरंगजेब तक ही मेडिवल हिस्ट्री था? हम कैसे कहेंगे कि औरंगजेब के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया? क्या इसका क्या डिवाइड करने का क्या तरीका है? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिवाइड द हिस्ट्री? सबसे पहली बार हिस्ट्री को डिवीजन किया था एक ब्रिटिश ने, उसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। उसने कहा, जेम्स मिल, जेम्स मिल divided Indian history into 3 parts. History of Hindu rulers, history of Muslim rulers, history of British rulers. ये 3 पार्ट में जो उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया जेम्स मिल ने, उसने एक बुक लिखी थी ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जेम्स मिल wrote the book British History of India, and he divided the history into 3 parts. कौन कौन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसने एक बुक लिखी थी 1817 में। ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में ये बुक आई थी, 1817। और इसी बुक में उन्होंने, अब ये जो जेम्स मिल ने ये बुक लिखी, इस बुक में उसने क्या दिखाया? दिस बुक वॉज रिटन बाय हिम ऑन द बायस्ड फेज। आप कह सकते हैं कि बायस्ड होकर,
अपनी चीज़ों को उसने क्या किया, ग्रेड दिखाया कि भाई जब मैं आया, जब यहाँ पर ब्रिटिश आया तभी इंडिया डेवलप हुआ, इसके पहले इंडिया कुछ नहीं थी, बेकार थी। तो फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय ए ब्रिटिश हिस्टोरियन, ही इज नोन एज जेम्स मिल। जेम्स मिल wrote the Indian history of British India, या British history of India in 1817, and he divided the Indian history into 3 parts: Hindu, Muslim and British. But this division is not justifiable. इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस तरह कोई डिवीजन होता है, रिलीजन के आधार पर कोई डिवीजन होता है? रियल डिवीजन अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड जो हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या था? अब देखते हैं इसमें। ये ऊपर जाने में दिक्कत है क्या? इंडियन हिस्ट्री को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाई इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? व्हाई टिल हर्षवर्धन इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री? हर्षवर्धन तक एंशिएंट हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? एक्चुअली अगर हम देखें कि बिगिनिंग से हर्षवर्धन, व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री? यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ऑथोरिटी सेंट्रलाइज्ड है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द centralization of authority is seen। हमें हर्षवर्धन तक क्या दिखाई पड़ता है कि यहां पर ऑथोरिटी सिर्फ एक के पास ही है। किंग वॉज द सुपर पावर ड्यूरिंग दिस पीरियड। किंग वॉज द ओनली सोर्स ऑफ पावर, only center of power. King was the super power till हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तक किंग बहुत पावरफुल था। कोई भी ऑर्डर इशू होता था तो किंग ही करता था, कोई और अथॉरिटी उसमें थी ही नहीं। और किंग के बाद फिर पब्लिक आ जाती थी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर पब्लिक की होती थी तो डायरेक्ट सॉल्व कौन करता था? किंग करता था। तो किंग वॉज ओनली सोर्स ऑफ पावर, किंग वॉज ओनली सेंटर ऑफ पावर टिल हर्षवर्धन। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड द एंशिएंट हिस्ट्री। चूंकि एक कॉमन चीजें यहां दिखाई पड़ती हैं। वो कॉमन चीज क्या थी कि सेंटर ऑफ पावर ओनली किंग, किंग ही था उसमें जो सेंटर ऑफ पावर था। उसके बाद कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। हाँ, ऑफिसर्स थे, बट ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द किंग। किंग को सारा इंफॉर्मेशन देता था। उसे डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास थी ही नहीं। डिसीजन मेकिंग पावर वाज ओनली वेस्टेड इन किंग। किंग में ही सिर्फ डिसीजन पावर थी। तो ये हर्षवर्धन तक हमें दिखाई पड़ता है। बट आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन द हिस्ट्री वॉज कॉल्ड मेडिवल हिस्ट्री because the authority was decentralized. After death of Harshvardhana, the decentralization of authority
ऑथोरिटी वॉज सीन। कैसे? तो हमें यहां पर क्या दिखाई पड़ता है कि किंग एंड देन फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देन पब्लिक। why I said the medieval history was decentralization of authority, because the economy was based on agriculture। एक्चुअली हुआ क्या कि यहां पर सोर्स ऑफ इनकम मेडिवल पीरियड में अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी आ जाने के कारण अब उस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिया गया और उसे एरिया डिवाइड कर दिया गया, एरिया दे दिया गया, फ्यूडेटरी सिस्टम आ गया, फ्यूडल लॉट्स बना दिया गया, एरिया में डिवाइड कर दिया। यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर सिर्फ एक किंग था और किंग ही पूरे एरिया को देखता था। लेकिन यहां पर हम जब मेडिवल पीरियड में आते हैं तो यहां पर किंग तो था ही, अब किंग ने क्या किया? अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिया और इन सभी एरिया में उसने फ्यूडल लॉर्ड्स अपॉइंट कर दिया। जैसे किंग यहां पर है, बीच में किंग है, लेकिन यहां पर भी फ्यूडल लॉर्ड्स बना, यहां पर भी फ्यूडल लॉर्ड्स को एरिया डिवाइड कर दिया उसने कि तुम्हारा अपना अपना एरिया है, वहां से अब तुम टैक्सेस को कलेक्ट करके हमारे पास पहुंचाओ। अब देखो यहां पर किंग, बीच में कौन आ गया?